डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्योंकि ये काफी बड़ा लेक्चर है, इसलिए आई हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड टुडे विल बी डीलिंग विद पार्ट 1। इससे पहले वाले लेक्चर्स में, दो लेक्चर्स में, वी डिराइव्ड द श्रोडिंगर इक्वेशन, और श्रोडिंगर इक्वेशन के जरिए व्हाट वी गॉट द वैल्यू ऑफ En, और हमें तीन क्वांटम नंबर्स मिले। हमारी En क्या है? इट इज द बाइंडिंग एनर्जी by which the electron is bound to the nucleus। और क्वांटम नंबर्स कौन कौन से मिले हमें? n, और द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये डिस्क्राइब करता है मेन शेल को या एनर्जी लेवल को जिसमें इलेक्ट्रॉन रिजाइड करता है। ठीक है, और इसकी वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। उसके बाद हमने L हासिल किया इसी श्रोडिंगर इक्वेशन से, जिसको कि हम नाम देते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। और चूंकि एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, तो इसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और ये क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, या हम ये कहते हैं कि इट डिस्क्राइब्स द सबशेल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। राइट, इसकी वैल्यू जो होती है L की, दैट्स इक्वल टू n-1। यानी अगर आपका L जो है इट्स 1, अगर आपका n इज इक्वल टू 1, आपका L जो होगा दैट विल बी 0। इसी तरह से इफ यूर n इज 4, L के कितने वैल्यू हो सकते हैं? 0 1 2 एंड 3, क्योंकि 4 - 1 3 होता है। एंड व्हेन L इज इक्वल टू 0, हाउ डू वी डिजिग्नेट इट? इसको हम s ऑर्बिटल कहते हैं। और जब L 1 के बराबर है इट्स p, जब L 2 के बराबर है, सॉरी इट्स d, एंड जब, एक्सक्यूज मी, लेट मी सेट इट राइट, यहाँ पे P1 है और ये हमारा है इट्स 2, और ये यहाँ पे हमारा 3 है। ठीक, चलिए। तो और एक क्वांटम नंबर जो हमें मिला, हम इसको m से डिजिग्नेट करते हैं और इसको m सब L भी लिखते हैं। L हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर है, एंड सिंस इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस अजीमुथल क्वांटम नंबर L, इसको हम ml भी लिखते हैं, एंड वी कॉल इट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यूज जो होती है वो होती है -L थ्रू 0 टू +L। यानी कि जब आपका L 0 है तो आपका m सिर्फ 0 हो सकता है, मगर जब आपका L 1 है तो आपका m क्या हो सकता है? -1 0 +1। जब आपका L 2 है, आपका m क्या होगा? -2 -1 0 1 एंड 2। जब आपका L 3 है, आपका m क्या होगा? -3 -2 -1 0 1 2। राइट, तो ये जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये देता है ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस, और ये हमें बताता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन से एग्जैक्ट ऑर्बिटल में है। राइट, जैसे हमारे पास p ऑर्बिटल है, और p का मतलब क्या है? p का मतलब है L इज इक्वल टू 1। तो इसमें m के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं? -1 +1 और 0। जब आपका m +1 या -1 होगा, तो इसका मतलब है आपका जो ऑर्बिटल है, या ये तो ये px हो सकता है या py हो सकता है। और जब आपका m 0 है, देन इट इज pz। राइट, ये क्वांटम नंबर्स हमारे लिए दे आर ऑफ utmost importance because they serve as the address of the electron। ये हमें डिस्क्राइब करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इन द 3 डायमेंशंस। राइट, ये एक बहुत ही बेहतरीन स्लाइड, आई गॉट इट फ्रॉम MIT ओपन कोर्सवेयर।
आई सजेस्ट यू वॉच दोज लेक्चर्स, बेहतरीन लेक्चर्स है। और ये जो स्लाइड है आई लव्ड इट बिकॉज इस स्लाइड के जरिए बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन होती हैं। लेट मी ट्राई। यानी अगर आपका n 1 है, आपका l 0 है और आपका m 0 है, दैट इज आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, तो लेबल आपकी 100 होती है। ठीक है। और आप वेव फंक्शन को कैसे डिस्क्राइब करते हो? साई एन एल एम, यानी कि साई 1 0 0। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? एन का मतलब 1, तो पहले आप 1 लिखेंगे। एल का मतलब 0, यानी कि हमारा एस ऑर्बिटल। ठीक है। तो जो आप इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने देखा था, एनर्जी की वैल्यू जो है दैट इज -RH/n²। ये RH हमारा क्या है? इट्स रेडबर्ग्स कांस्टेंट। चूंकि यहाँ पे n 1 है तो n की जगह हमने लिखा 1²। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी एनर्जी की वैल्यू जो है इट्स इक्वल टू द रेडबर्ग्स कांस्टेंट, नेगेटिव वैल्यू ऑफ 2.8 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। ठीक है। अब हम 200 पे आते हैं, यानी कि जब हमारा n 2 है, l 0 है, m 0 है, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? विल डिस्क्राइब इट एज साई 200। ऑर्बिटल कौन सा हो गया? 2s। ठीक है। और एनर्जी क्या होगी? -RH डिवाइडेड बाय n²। n क्या है? 2, सो 2²। हमारी एनर्जी क्या आ रही है? -5.45 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारी लेबल जो है दैट इज 211, यानी कि n इज 2, l इज 1 एंड m इज 1। हमारा जो n है 2, लिख लीजिए इसको पहले, राइट। l जो हमारा है दैट्स 1, तो इसका मतलब p ऑर्बिटल है। और m प्लस 1 है, तो इसका मतलब है इट कैन बी px और py। तो एनर्जी हमें कैसे मिलती है? एनर्जी हमें मिलती है अगेन इसी फॉर्मूले से। n चूंकि 2 है तो -RH डिवाइडेड बाय 2²। आई रिपीट दिस RH इज इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट। हमारी एनर्जी यही -5.45 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। नेक्स्ट हमारा n2 l1 m0, लेबल 210। वेव फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? साई 210। चलिए जी, हमारा n जो है 2, इसको हम 2 लिख लेते हैं। वाइल रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल सबसे पहले n लिखेंगे, दैट्स 2। l1 1 का मतलब p एंड m0 0 का मतलब pz। ठीक है। तो व्हेन l इज इक्वल टू 1, ये हमें पॉइंट करता है टुवर्ड्स p ऑर्बिटल, एंड व्हेन m इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है ये स्पेसिफिकली हमारा pz ऑर्बिट है, क्योंकि m से हमें एग्जैक्ट ऑर्बिटल के बारे में पता चलता है। एनर्जी के लिए वही फॉर्मूला -RH डिवाइडेड बाय 2², दैट इज -5.45 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, राइट। अब हमारा एक और लेबल 2 1 एंड -1, यानी कि हमारा n2 l1 m-1। How to represent the wave function? Psi 2 1 -1। n2 तो ऑर्बिटल को लिखते टाइम आप पहले 2 लिखेंगे। l1 यानी कि हमारा जो ये ऑर्बिटल है दैट्स p, और m-1 का मतलब इट कैन बी आइदर x और y, तो इट कैन बी 2px और 2py। एनर्जी हमारी -RH/2² -5.45 इन 10⁻⁻19। अगर आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो विल फाइंड आउट के जो हमारे n की वैल्यू है उसमें हमें जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो कि हमें फाइनली m की वैल्यू से मिलते हैं, दे हैव गॉट द सेम एनर्जी। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे n है 2 और m0, तो हमारा ये जो ऑर्बिटल है इसकी ये एनर्जी है m+1, ये दिस विल रिप्रेजेंट 2s, इसकी ये एनर्जी है। m+1 के टाइम में इट विल रिप्रेजेंट 2px, इसकी ये एनर्जी है। m0 के टाइम में इट विल रिप्रेजेंट 2pz, इसकी ये एनर्जी है। और m-1 के टाइम में हम ऊपर x से नीचे xy लिख सकते हैं, क्योंकि +-1 के टाइम में इट कैन बी आइदर x और y। अगर आप गौर करें, अगर आप इसको देख लें, तो ये जो हमारी एनर्जी वैल्यूज है, दीज वैल्यूज ये वाले देख लीजिए आप, आपको कोई फर्क पता चल रहा है? व्हाट आर यू एबल टू कंक्लूड? ये जो हमारी 4 वैल्यूज है 1
लेट मी टेक द पॉइंटर, ये 1, 2, 3 और 4, इन चारों की एनर्जी सेम है, यानी कि जब जो हमारे n इज इक्वल टू 2 सेम शेल में जितने भी हमारे ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी सेम है, एंड वी कॉल सच ऑर्बिटल्स एज डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कोशिश करेंगे इस ऑर्बिटल को नेम करने की। जैसे हमारी लेबल जो है या लेबल हमारी 210 है और वेव फंक्शन हमारा साई 210 है, यानी कि n क्या है 2, l है 1 और m है 0। ठीक है, n2 l1 m0। n2 का मतलब सबसे पहले ऑर्बिटल का नाम लिखते टाइम आपको 2 लिखना पड़ेगा। l1 का मतलब इट मस्ट बी p, सो 2p, और m0 को मतलब इट मस्ट बी z, सो दिस ऑर्बिटल मस्ट बी 2pz। कल को इंशाल्लाह अगर आपको क्वेश्चन कोई भी इस तरह का आता है जहां आपको वेव फंक्शन दिया गया होगा तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू टू प्रोजेक्ट द ऑर्बिटल, इट इज वेरी वेरी सिंपल। चलिए देख लीजिए, n इज इक्वल टू 2 यानी कि शेल हमारी 2 है, l इज इक्वल टू 1 सब शेल p है, तो m0 हमारा ऑर्बिटल जो है वो pz है, यानी कि ये हमारा एग्जैक्ट ऑर्बिटल जो है दैट इज 2pz। ठीक है, सो नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि एक शेल में डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था कि जितने भी ऑर्बिटल्स एक शेल में हैं, यानी कि ऑल द ऑर्बिटल्स विद द सेम वैल्यू ऑफ n विल हैव द सेम एनर्जी। क्यों? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला ही है एनर्जी इज इक्वल टू माइनस आर एच डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। आर एच कॉन्स्टेंट है, रिडबर्ग्स कॉन्स्टेंट, क्या बचता है वहां पे n, तो जहां n की वैल्यू सेम है एनर्जी की वैल्यू सेम होगी। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n के लिए हमारे पास कितने डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, राइट? चलिए लेट अस फाइंड द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। पहले तो आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए कि हमारे पास जब भी n की वैल्यू दी हुई है तो जो नंबर ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है दैट शुड बी इक्वल टू m स्क्वायर, यानी कि इफ n इज इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट शेल में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है तो डिजेनरेसी की बात ही नहीं है, ये किसके बराबर होगा, बेचारा एक अकेला है। इसी तरह से सेकंड शेल में सेकंड 2 वी शुड हैव गॉट 4 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट हाउ। चलिए n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 का मतलब l इज इक्वल टू 0, यानी कि दिस इज सिंपली 1s ऑर्बिटल। व्हाट इज इट? इट इज 1s ऑर्बिटल। ठीक है, ये हमारा 1s ऑर्बिटल हो गया। चलिए जी, जब n 2 के बराबर है, when n is equal to 2, l की क्या वैल्यू होगी, l की वैल्यू 0 होगी, एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू 1 होगी। 0 के टाइम में हमें पता है कि हमारे पास एक s ऑर्बिटल होगा। ठीक है, और जब l इज इक्वल टू 1 तो इसके टाइम में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ m वैल्यूज होंगे, और m वैल्यूज क्या है, माइनस l थ्रू 0 प्लस l, दैट इज माइनस 1 0 एंड प्लस 1, यानी कि 2 जो हमारी शेल है उसमें एक तो हमारे पास 0 के वैल्यू के अगेंस्ट 2s होगा, p के वैल्यू के अगेंस्ट हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 2px 2py एंड 2pz। सो टोटल में हमारे पास 4 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे कि फॉर्मूला से इट्स वेरी एविडेंट, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हमारे पास 4 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, यानी कि एक हमारा 2s ऑर्बिटल होगा यहाँ पे। ठीक है, will be having 2s orbital, 1 2s orbital and 3 2p orbitals। ठीक है, चलिए now let us go to n is equal to 3। जब n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 1 एंड 2। हमने देखा जब l हमारा 0 है तो उस वक्त हमारे पास एक ऑर्बिटल होगा यानी कि 3s। इसी तरह जब l की वैल्यू 1 होगी, ये लीजिए l की वैल्यू 1, उस वक्त हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे, माइनस 1 0 एंड प्लस l, तो यानी कि px py एंड pz, तो हो गए 4। और जब n की वैल्यू 2 होगी, तो जब l की वैल्यू 2 होगी, जो हमारा m है उसके क्या क्या वैल्यूज होंगे, जब l की वैल्यू 2 होगी m के वैल्यूज माइनस 2 माइनस 1 0 1 2, यानी कि विल हैव गॉट 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, यानी कि l इज इक्वल टू 0 के टाइम में एक ऑर्बिटल,
L इज इक्वल टू 1 के टाइम में 3 और L इज इक्वल टू 2 के टाइम में 5। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। 1 है इसके टाइम में, 3 इसके टाइम में, 3 + 1 4 और इसके टाइम में कितने 5। तो वी विल हैव अ टोटल ऑफ 9 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, क्योंकि आप चाहे 0 के टाइम में लें, 1 के टाइम में लें, 2 के टाइम में लें, तो as long as the value of n is same, the energy of the orbitals will be same, और जितने भी these orbitals की हमारी energy same होगी, we call them as degenerate orbitals. So in case of n is equal to 3, we will have 9 degenerate orbitals. Again, अगर हम इस formula से जाएंगे, तो number of degenerate orbitals is equal to m square. In this case, 3 square, 3 3s are 9. So we have 9 degenerate orbitals. चलिए 4 पे चलते हैं, ठीक है? तो कितने डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास? n की वैल्यू जो 4 है, l की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 एंड 3। ठीक है, यहां तक तो हमारे पास कितने आ गए 9। अब हमें देखना है जब l की वैल्यू 3 है तो उस वक्त हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे, वो हमें ऐड करने होंगे, उससे मिल जाएगा हमें। देखिए 0 के टाइम में 1 ऑर्बिटल, 1 के टाइम में 3, 2 के टाइम में 5, तो यहां तक 9 हो गया। तो 3 के टाइम में कितने होंगे? जब L3 होगा m क्या होगा? -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 और 9 कितने होते हैं? 16। सो वी हैव व्हाट? 16 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट देम? ये हमारा 1s ऑर्बिटल है, ये 3p ऑर्बिटल्स है, ये 5 डिजेनरेट d के ऑर्बिटल्स है। ठीक है, आप देख लीजिए। इन केस ऑफ L इज इक्वल टू 0 हमारे पास एक ही ऑर्बिटल है, बिकॉज इसमें मतलब वी डोंट हैव एनी अदर ऑर्बिटल। p के टाइम में देख लेते हैं, p के टाइम में हमारे पास 1 2 3 ऑर्बिटल्स है। डी के टाइम में हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह इसके 4 के टाइम में हमारे पास जब L इज इक्वल टू 4 एंड L इज इक्वल टू 3 तो हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स है। चलिए लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7। हम इसको थोड़ी और डिटेल में पढ़ेंगे आगे व्हेन वी डिस्कस द रेडियल एंड द एंगुलर पार्ट्स ऑफ द वेव फंक्शन। चलिए जी, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी डिस्क्राइब एन ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल को हम लिखते हैं साई एन एल एम से, और ब्रैकेट में हम लिखते हैं आर थीटा एंड फाई। तो ये जो हमारा साई है ये वेव फंक्शन है, L is the principal quantum number, L is the azimuthal quantum number, M is the magnetic quantum number। ये हमारा R जो है, ये R थीटा और फाई ये हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था श्रोडिंगर इक्वेशन में कि हमने फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट किया था पोलर कोऑर्डिनेट्स में टू फाइंड आउट दीज क्वांटम नंबर्स एंड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनर्जी, राइट? अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। चलिए जी, और हम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब चेंज करते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ पहले ही। तो लेकिन यहाँ हम देखेंगे हम इनको कैसे चेंज करेंगे। हम जो x हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसको लिखते हैं हम एज r sin थीटा cos फाई। इसी तरह से y को लिखते हैं r sin थीटा sin फाई, और z को लिखते हैं हम cos थीटा। ठीक है, तो जब भी हमारी ग्राउंड स्टेट की वेव फंक्शन होंगे तो ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट में हमारा n जो होगा इट शुड बी 1 0 एंड 0। वी विल राइट इट एज psi 1 0 0, n is equal to 1, l is equal to 0, m is equal to 0, और r theta and phi जहां पे n is equal to 1 and both l and m are equal to 0। इस ऑर्बिटल को जो कि हमारा ग्राउंड स्टेट का ऑर्बिटल है, वी रेफर इट टू एज 1s ऑर्बिटल। चलिए ये जो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको मैं थोड़ा सा आपको अगेन समझाने की कोशिश करूंगी। ये हमारा पॉइंट है, ठीक है ना, जिसके हमें पोलर कोऑर्डिनेट से p मान लीजिए पॉइंट है जिसके हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस p की डिस्टेंस जो है दैट्स r। ठीक है, जो हम लिखते हैं ना r थीटा और फाई, ये वही r है। ठीक है ना, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। उसके बाद हमारा जो है हमारे पास एंगल फाई है। एंगल फाई जो है ये जो हमारी रेडियल डिस्टेंस है, इट द एंगल इट मेक्स विद दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
ये हमारा एंगल फाई है। और इसी तरह ये जो एंगल बनाती है विथ द जेड एक्सिस, ये हमारा एंगल थीटा है। ठीक है, ये देख लीजिए आपको, आप फाई हमारा एक्स वाई प्लेन में है, इट्स वेरी वेरी क्लियर, एक्स वाई प्लेन में है, और जो हमारा थीटा है इट्स इन वाई जेड प्लेन। अगर देख लीजिए ये पैरेलल सा लग रहा है हमें, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, और ये वर्टिकल इसमें है, एक्स वाई प्लेन पैरेलल में है जिसमें एंगल थीटा है, और वाई जेड प्लेन वर्टिकल है। अगर आप इसको थोड़ा सा लाइक थ्री डायमेंशनली परस्यू करने की कोशिश करेंगे, विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो बचपन में से ही आप लोगों ने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़े होंगे ज्योग्राफी में। तो ये हमारा जो ये वाला है एक्स वाई प्लेन में जो हमारा फाई है, अगर आप इसको सोचोगे ना, इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे, तो विजुअलाइज इट एज द लैटिट्यूड। ठीक है, जो हमारे इक्वेटर के पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती है, इक्वेटर को हम हॉरिजॉन्टल मानेंगे, और इस प्लेन को, आपके वाई जेड प्लेन को, इसको आप विजुअलाइज करें एज द लॉन्गिट्यूड, राइट। ये हमारी थ्री डायमेंशनल पिक्चर देने की कोशिश की है। दिस इज वेयर आवर एंगल फाई कम्स, और इसमें हमारी ये हमारे लैटिट्यूड हो गया और ये हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया। आई हैव कॉपीड ऑल दीज फिगर्स बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग। चलिए, तो अब हम क्या कहेंगे, वेव फंक्शन हमारा साई एन एल एम है, ब्रैकेट में आर थीटा एंड फाई, जहां पे ये एन एल एम और द थ्री क्वांटम नंबर्स, एंड दिस आर थीटा एंड फाई आर आवर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, जिनके बारे में आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पोलर कोऑर्डिनेट्स, और इनका कन्वर्शन भी मैंने आपको बता दिया है विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी। तो ये लेकिन वेव फंक्शन है जो कि एम्पलीट्यूड है। कभी कभार कंफ्यूजन होता है कि हाउ कैन प्रोबेबिलिटी बी नेगेटिव, वेव फंक्शन नेगेटिव हो सकती है, बट वेव फंक्शन स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। और हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है, दैट इज वेव फंक्शन स्क्वायर, दैट्स नॉट दिस वेव फंक्शन ओनली, इट शुड बी वेरी क्लियर। ये जब भी आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करेंगे, जिसको कि हम प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं, दिस इज नेवर वेव फंक्शन, ये हमेशा वेव फंक्शन का स्क्वायर होता है। यानी कि इवन अगर ये नेगेटिव एक्सिस में भी है, तब भी हमारी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वी स्क्वायर इट। और स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में नेगेटिव चीजें भी जो पॉजिटिव बन जाती है। तो हम इसी वेव फंक्शन को लेंगे साई एन एल एम ब्रैकेट आर थीटा एंड फाई, और इसको स्क्वायर करेंगे, और यही हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। ठीक है जी। तो नाउ व्हाई इज वेव फंक्शन इंपॉर्टेंट। तो श्रोडिंगर इक्वेशन से हमने दो चीजें देखी, एक तो एनर्जी, बर्निंग एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से बाउंड है टू द न्यूक्लियस, वो नेगेटिव होती है सिंस इज बाइंडिंग एनर्जी, और इस इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज करने के लिए आपको इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको कि आप आयनाइजेशन एनर्जी कहते हो। यानी कि अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू मिल गई, उसके साइन को चेंज करके पॉजिटिव कर लीजिए, दैट विल बी योर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो एक तो ये चीज में पता चलेगी कि इसमें कितना ये आई मीन कि हाउ स्ट्रांगली इट इज बाउंड, ये किस एनर्जी से इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बट वी नीड टू नो कि हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड, right? So besides knowing how tightly the electron is bound to the nucleus, that is binding energy, we need to know how the electrons are arranged around the nucleus. और ये इंफॉर्मेशन कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस, ये हमें वेव फंक्शन देती है। वेव फंक्शन को ही हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज फॉर दैट रीजन कि हमें ये मतलब इट हेल्प्स अस टू परसीव, इट हेल्प्स अस टू विजुअलाइज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस। वेव फंक्शन इज ऑफ utmost importance to us। यानी कि वेव फंक्शन और ऑर्बिटल, आप ये कह सकते हैं कि ये एक ही चीज के दो नाम है। ठीक है, तो नाउ शेप ऑफ ऑर्बिटल जानने के लिए हमें थ्री डायमेंशंस में जाना पड़ेगा। वी नीड टू नो आर, वी नीड टू नो थीटा, वी नीड टू नो फाई। ठीक है, तो हमें थ्री डायमेंशंस में हम कैसे लिखेंगे इसको, वेव फंक्शन को, वी विल राइट इट एज साई एन एल एम आर थीटा एंड फाई। इसको हम ब्रेक करेंगे एंड वी विल ब्रेक इट इनटू आर। आर जो हमारा रेडियल पोर्शन है, ठीक है ना, रेडियल वेव फंक्शन है, इट डिपेंड्स अपॉन दिस डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन, जो मैंने इससे पहले वाली ग्राफ में आपको दिखाया था। this depends on r or the radial distance, and it depends on n and l. n is the principal quantum number and l is the azimuthal quantum number. जो हमारा y है, या एंगुलर वेव फंक्शन वाला पार्ट, तो ये हमारा रेडियल वेव फंक्शन वाला पार्ट हो गया, इट विल डिपेंड अपॉन nl, और
or the distance, और ये हमारा angular portion, it will depend upon L and M, that is the azimuthal quantum number and the magnetic quantum number, and it will depend upon the polar coordinates, the angles theta and phi. ठीक है, तो this is our radial wave function and this is our angular wave function. So हमारी wave function जो है इसके दो parts होते हैं, radial wave function and angular wave function. I'll be discussing it in the next lecture. Hope this this information was conveyed very properly and it was not difficult. आपके लिए आसान हो गई चीजें and you really understood the things. If you really find these videos fruitful, do subscribe, like and share. Thank you.